नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं और अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब मैं आपको युद्धों के बारे में पढ़ाऊँगा जो अमेरिका द्वारा लड़े गए थे। तो आप जरा ध्यान से इन चीज़ों को देखना, ठीक है बच्चों, और समझने की कोशिश करना। अमेरिका द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध, उनमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो था प्रथम खाड़ी युद्ध। ऑलरेडी देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 युद्ध लड़े गए थे अमेरिका द्वारा, जिसमें सबसे पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो हम प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में सबसे पहले जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस पहले टॉपिक को, जिसका नाम है प्रथम खाड़ी युद्ध। देखिए बच्चों, अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया और इस मामले को यूएनओ ले जाया गया। इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई पर इराक नहीं माना, इसलिए सुरक्षा परिषद ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने की आज्ञा दे दी। इराक के लिए 34 देशों की मिलीजुली सेना तैयार की गई, जिसमें जो इसके प्रमुख थे वो थे अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्टॉकहॉफ। इस पूरी सेना के अंदर टोटल 6,60,000 सैनिक थे और इन पूरे टोटल सैनिकों में 75% जो सेना थी वो अकेले अमेरिका की थी। और इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और आगे देखिए, इसके अंदर जो हमें और बातें पढ़नी है वो ये हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो तो चलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, लेकिन इसके अलावा इस युद्ध को कहाँ दिखाया गया था? टीवी पर दिखाया गया था, इसीलिए इसको वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। और इस युद्ध के अंदर उच्च तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, हाई क्वालिटी के बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसको कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। और इस युद्ध से पहले सद्दाम हुसैन, जो कि राष्ट्रपति थे इराक के, उन्होंने कहा था कि ये 100 जंग की एक जंग साबित होगी, लेकिन जब युद्ध हुआ तो इराक हार गया। ठीक है बच्चों, लेकिन युद्ध के बाद भी सद्दाम हुसैन की सरकार बरकरार रही थी। इस युद्ध के बाद अमेरिका का जो वर्चस्व था वो पूरी दुनिया में और तेजी से बढ़ने लगा था। ठीक है, और जो खाड़ी क्षेत्र थे उनमें भी अमेरिका का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। लड़ाई में नुकसान दोनों का ही होता है, चाहे कोई हारे या जीते, लेकिन अमेरिका का इसमें नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद अमेरिका के हथियारों की जो बिक्री थी उसमें बहुत तेज़ी से मुनाफा हुआ। ठीक है, युद्ध के बाद जर्मनी, जापान, सऊदी अरब के ने अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे, जिससे अमेरिका को बहुत सारा पैसा मिला। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको पढ़ना है इसका अगला पॉइंट, जिसका नाम है ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। आइए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच के पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। 1998 में केन्या और तांजानिया, ये 2 देश हैं जो कि आपका अफ्रीका में हैं। इन दोनों देशों के अंदर अमेरिका के जो दूतावास थे उन पर आतंकवादी हमले हुए। ठीक है, और इस पूरे हमले के लिए अलकायदा को अमेरिका ने जिम्मेदार ठहराया था। अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच शुरू किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया। ठीक है बच्चों, और इसके लिए अमेरिका ने यूएनओ से भी परमिशन नहीं ली, यानी कि यूएनओ ने यह साफ दिखा दिया कि वो यूएनओ से भी ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, और उसको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी पालन किया जाता है, लेकिन अमेरिका ने उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी पालन नहीं किया, जिसमें नागरिकी क्षेत्रों पर हमला नहीं होगा, और दूसरी चीज़ होती है कि केवल सैनिक अड्डों पर ही हमला किया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अमेरिका ने इन दोनों नियमों को तोड़ दिया, इन दोनों नियमों का पालन नहीं किया, और उन्होंने डायरेक्ट किसके ऊपर? नागरिकी क्षेत्रों के ऊपर लगातार हमले किए। ठीक है, जो कि एक गैरकानूनी काम अमेरिका द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये पेपर में स्पेशली 9/11 के नाम से भी आता है। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसे 9/11 भी कहते हैं। 9/11 का सीधा सीधा मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 9/11 का मतलब है 11 तारीख 9वां महीना 2001 को अमेरिका पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें अरब के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 विमानों को उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही कब्जे में ले लिया। ठीक है बच्चों, और इन्होंने सीधा इसका टारगेट बनाया
ठीक है, अमेरिका के बड़े बड़े स्थानों को, जिसमें सबसे पहले 2 हवाई जहाज अमेरिका के WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी टावर से जाकर टकराया, जिससे अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में जो अगला हवाई जहाज था यानी जो विमान था वो अमेरिका के मुख्यालय पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है, उससे जाकर टकराया। ठीक है बच्चों, और जो तीसरा हो गया, चौथा जो विमान था, ठीक है, वो अमेरिका की संसद और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से जाकर टकराना था, लेकिन विमान में कुछ खराबी होने के कारण वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया, जिससे ये दोनों प्रभावित तो हुए लेकिन बच गए। उसके बाद में देखिए बच्चों, इस पूरे हमले के अंदर अमेरिका के लगभग, ठीक है, 30,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, और इस हमले को अमेरिका में दिल दहला देने वाले हमले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक हमला था अमेरिका के लिए, और इस हमले का जो दूसरा नाम रखा गया है वो है 9/11। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो महीना है ना बेटा, उसको पहले लिखा जाता है और तारीख को बाद में लिखा जाता है, इसीलिए 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। ठीक है बच्चों, और उसके तुरंत बाद ही आतंकवादियों के खिलाफ ये बहुत खतरनाक लड़ाई थी जो अमेरिका द्वारा लड़ी गई थी। ठीक है बच्चों, देखिए 9/11 के लिए अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार माना था, और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले किए। ठीक है, और बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बच्चों, ये मेरा तीसरा पॉइंट था। अगर आपको समझ में आया हो तो अब, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं एक बार और अच्छे से, ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला 9/11 का, जो पेपर में कई बार पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं अपने इस 4th टॉपिक को, जिसका नाम है इराकी फ्रीडम। ठीक है बच्चों, ये ऑपरेशन अमेरिका द्वारा चलाया गया था 19 मार्च 2003 को। अमेरिका ने इराक पर हमला करके ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की थी। अमेरिका लंबे समय से इराक पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इराक के पास में व्यापक पैमाने पर जनसंहार के हथियार मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए यूएनओ ने इसकी जांच की, और जांच के बाद में उन्होंने पाया कि ऐसा कोई हथियार इराक के पास नहीं है, इसलिए यूएनओ ने अमेरिका को इराक पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी। ठीक है बच्चों, और फिर अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, उसे यूएनओ की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने, जो इराक के राष्ट्रपति थे उनका नाम था सद्दाम हुसैन, उनको सरेआम फांसी पर लटका दिया। ठीक है बच्चों, ये इसके 4 युद्ध हैं जो अमेरिका ने बड़े पैमाने पर लड़े, जिसके बाद में अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को इस चैप्टर के, जिसका नाम है भारत और अमेरिका के बीच के संबंध। देखिए बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसको जरा अच्छे से ध्यान से समझना। देखिए, जब युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, ठीक है, उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ठीक है, और सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली थी। भारत और अमेरिका के जो बीच के जो संबंध है वो शुरू से ही तनावपूर्ण है। ठीक है बच्चों, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया और उसके बाद में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया, तब से भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसमें बहुत सुधार हुए हैं। जैसे अमेरिका की जो सिलिकॉनिया एक शहर है या जगह है बच्चों, वहाँ पर लगभग 3 लाख भारतीय लोग काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें लगातार सुधार आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है, और जो संबंध है लगातार वो मधुर और अच्छे बनते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और भारत के जो बीच के जो विवाद हैं वो ख़त्म भी हो रहे हैं, कभी बन जाते हैं कभी ख़त्म हो जाते हैं, ये लगातार चलता रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध बनाने के लिए 3 संभावित रणनीतियां हैं, जिसमें सबसे पहली रणनीति में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए और अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। दूसरी रणनीति में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए और विकासशील देशों के साथ रहकर गठबंधन बनाकर अपना विकास करना चाहिए। तीसरी चीज़ में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए और खुद अपना विकास करना चाहिए। बच्चों, ये तीनों पॉइंट है जिससे भारत अमेरिका के साथ अपनी रणनीतियों को तैयार करता है। बच्चों, आज हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है
और मेरा ये चैप्टर जो थर्ड चैप्टर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, ये भी आज खत्म हो गया है, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, ठीक है, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।